हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। आज से हम सॉलिड स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड्स हमारे पास में होते हैं और हमारे सिलेबस में किन किन टाइप के सॉलिड्स को हमें पढ़ना है। उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद में हम ये देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड की, कितने प्रकार के हमारे पास में सॉलिड्स होते हैं और कौन कौन से जो सॉलिड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड्स की, किसकी, सॉलिड्स की, देखिए छोटी क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने मैटर है, हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ रखा होगा। मैटर को हम जनरली उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैटर को जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैटर मींस द्रव्य। तो मैटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर या फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, इसको हम 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगरी करते हैं या फिर इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 और होती है जो कि हम इतना नहीं पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी कुछ ना कुछ इनकी खुद की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। छोटी क्लासेस में जो आप लोगों ने डेफिनेशंस या फिर उनके गुणधर्म या फिर जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि गैस जो होती है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो ज़्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत वीक होता है। सॉलिड्स को आप लोग क्या कर सकते हो, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड का जो साइज़ होता है या जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। बट लिक्विड का जो शेप है वो चेंज हो सकता है, गैस का शेप भी चेंज हो सकता है। हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम लिक्विड को कंप्रेस करके हम सॉलिड में भी बना सकते हैं, सॉलिड बट कंप्रेस नहीं होता इतना, ठीक है। या फिर सॉलिड को हम गर्म करके लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं। ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब लोगों की, सॉलिड और लिक्विड और गैस की, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ये सब। देन उसके बाद में हमारे पास में 2 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट आती है प्लाज्मा और सेकेंड आती है BEC। ये 2 स्टेट और होती है, फिजिकल स्टेट BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। तो ये 2 स्टेट और होती हैं मैटर की, जिसमें प्लाज्मा स्टेट आती है और BEC स्टेट आती है। प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो हाईली मतलब हॉट होती है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। गैस के कंपैरिजन में प्लाज्मा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इनमें जो मोशन होता है वो होता है, ठीक है। और BEC जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, ठीक है, किसी भी मैटर की, ठीक है। तो ये हमारे पास में मैटर की स्टेट है, उसी में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। लिक्विड स्टेट नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम उसमें पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड्स क्या होता है, किस तरीके से हम लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और गैसेस स्टेट जो है वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में। देखो सॉलिड्स क्या होती है, अगर हम बात करें, देखो जनरली आप लोगों ने 9th क्लास में कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया होगा सॉलिड्स का कि जो सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बोलते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये आपके आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये अरेंजमेंट रहता है और ये जो अरेंजमेंट है किस में प्रेजेंट होता है, सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं इन सबको कंबाइन फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अवयवी कण, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर हम सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, ये एटम हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं या फिर ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास में एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। अगर हम इनमें बात करें
तो इनमें जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक साथ रहते हैं। सोचो अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता, तो अट्रैक्शन फोर्स को ये इजीली ब्रेक कर जाते जैसे ही हम थोड़ा सा ही टेम्परेचर इनको देते। तो इनका अट्रैक्शन फोर्स वीक होने की वजह से ये जो दो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है किसी भी सॉलिड को अगर आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक का टेम्परेचर दे देते हो तो वो किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनका अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो चुका है। अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होते ही मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो या आयंस जो होते हैं या जो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड्स को अगर आप और ज़्यादा गर्म करते जाते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अट्रैक्शन फोर्स भी हमने क्या कर चुके होते हैं, ब्रेक कर चुके होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता भी होगी और नहीं पता है तो आपको याद भी रखनी है वापस से। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की तो ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की। अब देखो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, बताओ अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यानी ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में जितना नज़दीक आ सकते हैं उतना नज़दीक हैं। इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक ऑर्डर की, कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का या फिर हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर की जो तीनों स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो बताओ सॉलिड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर आएगा आपका लिक्विड, फिर क्या आएगा आपका गैस। देन उसके बाद में अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का ऑर्डर अगर हम बात करें तो क्या आएगा, पहले सॉलिड की सबसे कम होगी, लिक्विड की क्या होगी उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में होगी। तो ये किसका ऑर्डर होता है, ये होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का, और ये ऑर्डर होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। राइट, ये सब चीज़ें होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है लोगों से, आपको पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको आंसर बताना है। वाई सॉलिड आर सो स्ट्रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ही लिख देते हैं ना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन ये होता है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इतने कठोर क्यों होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, मजबूत क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, कि सॉलिड जो ठोस होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। सॉलिड्स आर वाई सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्ग। तो देखो इसका मेन आंसर ये है कि इनमें क्या होता है, इनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बहुत नज़दीक आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से क्या हुआ है, घिरा हुआ, सराउंडेड है। अगर इस पार्टिकल को मूवमेंट करना होगा, अगर ये पार्टिकल फ्लो करना चाहेगा तो ये पार्टिकल फ्लो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल से क्या है, सराउंडेड है, इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है इसको फ्लो करने की। तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेशन करता है, या फिर आप बेटर वर्ड रहेगा ऑसिलेशन। ये जो है पार्टिकल ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करता है एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये फ्लो नहीं कर पाता, इनमें क्या नहीं होती, फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, जिस कारण से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पहला रीज़न तो ये कि इनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स
ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लो नहीं कर पाते, इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं हिंदी में ये कठोर होते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो है इंट्रोडक्शन होता है। और इसी का एक मेन एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम्स होता है, हम लोग बोलते भी हैं कि जो सॉलिड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम जो होता है वो नॉन फिक्स होता है या फिर अनफिक्स होता है, ठीक है। गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं, फर्स्ट रीजन तो यही रहेगा कि ये इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है, डिस्टेंस कम होती है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है। इस वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। दूसरा, इनमें जो थर्मल एनर्जी होती है वो कम होती है। अगर हम बात करें इनकी कौन सी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये क्या नहीं कर पाते, ये रूम टेम्परेचर पर फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है। इनका अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो होता है इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है, राइट। तो ये दो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है सॉलिड्स का, कि सॉलिड्स क्या होता है, किस तरीके से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिसको हम एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। हम दो तरीके से सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासीफाई करते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पर, देन उसके बाद में हम कैटेगराइज करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। और हम बात करेंगे जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो किस तरीके से है, और उनके बेसिस पर जो सॉलिड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। आप उसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि सॉलिड्स का किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर या फिर उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बेसिस पर हम सॉलिड्स को किसी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो, सॉलिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम बेसिकली इसको चार पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड आता है आपका आयोनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज आयोनिक सॉलिड, एंड द थर्ड इज आपका हो गया मेटालिक सॉलिड, फोर्थ हो गया आपका कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास में चार टाइप्स के क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर के बेसिस पर कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, चार टाइप के सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड होता है आपका आयोनिक सॉलिड, थर्ड होता है मेटालिक सॉलिड, फोर्थ होता है कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं इसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड आता है आपका H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। चार टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं इनको हम फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर, और थर्ड आता है आपका H बॉन्डेड। इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है। अगर आप लोगों को इनको स्टडी करना चाहते हो, ये
एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं पूछे जाते इनका, एक से ज़्यादा एक या दो, एक क्वेश्चन इसका चांसेस हो सकते हैं, बट रेयर चांसेस इसके। इसको अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी के अंदर आपको एक टेबल दे रखी होगी, ठीक है, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड के बारे में कुछ एक जानकारी दे रखी होगी, इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आप वो पढ़ लेना, उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमोर्फोस सॉलिड क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस में आ सकता है, ठीक है। इन पर क्वेश्चन के जो आने की प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये क्लासिफिकेशन याद रखो, बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, उनके बेसिस पर जो सॉलिड्स हैं आप किस तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हो, तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में एक या दो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयोनिक सॉलिड्स में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होंगे, मेटल्स होंगे, कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या होते हैं, कोवैलेंट्स होंगे, मतलब नॉन मेटल्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक दो पॉइंट्स उसमें लिख करके और ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड के बारे में। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट के किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, तो उनके बेसिस पर सॉलिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। सॉलिड जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड आता है आपका एमोर्फोस सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हमारे पास में सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड इज एमोर्फोस सॉलिड। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड्स के अंदर तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इनमें हमें फिक्स ज्योमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इनकी जो फिक्स ज्योमेट्री है इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिक्स ज्योमेट्री देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें एमोर्फोस सॉलिड्स की, एमोर्फोस सॉलिड जो होते हैं इनमें हमें फिक्स ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलती है। इनमें हमें इर्रेगुलर क्या देखने को मिलता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें फिक्स ज्योमेट्री देखने को मिलती नहीं है, तो नो, या फिर हम ये बोल सकते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है और इसमें हम बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं या फिर लॉन्ग रेंज टाइप के होते हैं, लॉन्ग रेंज, और ये होते हैं शॉर्ट रेंज, ये होते हैं शॉर्ट रेंज।
देखो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रेंज का मतलब होता है या फिर शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या मिलेगी, हमें एक फिक्स ज्योमेट्री मिलेगी, हमें एक फिक्स अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर जो है इनमें फिक्स पैटर्न कुछ ही डिस्टेंस पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अगर हम देखने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें शॉर्ट रेंज तक हमें क्या मिलता है, शॉर्ट रेंज तक ही एक फिक्स अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जबकि इनमें एक लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें क्या देखने को मिलता है, एक फिक्स अरेंजमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो इनकी अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो कांच हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में प्रेजेंट होती है, और ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज होती है और इसमें शॉर्ट रेंज होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का एक फिक्स पॉइंट होगा, वही उस सॉलिड का क्या होगा, वही उस सॉलिड का एक आप बोल सकते हो फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स टेम्परेचर पॉइंट होगा, उस टेम्परेचर पर ही वो सॉलिड जो होगा वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पर कंप्लीट सॉलिड जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम देखा होगा, आप लोगों ने आयरन को देखा होगा, तो आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं इनका एक फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम उस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट को अटेन कर लेते हैं तो इंस्टेंटली जो है आयरन या फिर एल्यूमिनियम या फिर कोई भी आपका मेटल हो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, अगर हम बात करें, हम कांच की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक और कांच क्या होता है, ये जैसे ही हम इनको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यानी इनका क्या होता है, एक टेम्परेचर का रेंज होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनमें टेम्परेचर का एक रेंज पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक टेम्परेचर के रेंज आने तक, ठीक है, उस रेंज के अंदर वो पिघलना स्टार्ट होते हैं और उस रेंज के खत्म होने तक वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली पिघल जाते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फिक्स पॉइंट पर क्या होता है, इनका एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, उस टेम्परेचर पर ही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, राइट। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड्स में उनकी एक रेंज होती है, मान लो 50 डिग्री से 100 डिग्री मान लेते हैं या फिर 70 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। उस रेंज के अंदर जो प्लास्टिक है वो 50 से स्टार्ट होगा पिघलना और 70 आते आते वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। फिर अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो ये जो होते हैं ये होते हैं एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक और आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विषमदेशिक और इसको हम बोलते हैं समदेशिक। देखो विषमदेशिक, आइसोटोपिक और एनाइसोटोपिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोपिक का मतलब ये होता है कि अगर हम इस पूरे के पूरे सॉलिड्स के अंदर, इस पूरे के पूरे एमोर्फस सॉलिड के अरेंजमेंट में अगर हम किसी भी डायरेक्शन में कोई भी हम इसकी कोई भी प्रॉपर्टी देखें, सपोज अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें या फिर इसकी कंडक्टेंस के बारे में बात करें या इसकी रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें, तो किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ ये सारी की सारी जो होंगी वो क्या होंगी, फिक्स होंगी, चेंज नहीं होंगी। जबकि अगर हम बात करें एनाइसोट्रोपिक की या फिर विषमदेशिक की, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर आप अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को या फिर अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो उनकी वैल्यू जो होगी अलग अलग आएगी। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो इसकी कंडक्टेंस हो, चाहे वो इसकी रेजिस्टिविटी हो, ये सभी के सभी इस डायरेक्शन में अलग आएगी, सभी की सभी इस डायरेक्शन में अलग आएगी, ठीक है। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या आएगी, सेम आएगी हर एक डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण जो होंगे सारे के सारे जो होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि इसमें अगर हम बात करें, जैसे सपोज मान लो आपके पास में कोई भी मेटल होता है या फिर मेटल का कोई वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, उस कॉपर के वायर में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कनेक्ट नहीं किया है,
ठीक है, यानी उसको प्लग के अंदर कनेक्ट नहीं किया, उसमें अभी तक आप लोगों ने करंट जो है फ्लो नहीं करवाई है, तो उससे पहले उसके अंदर क्या सिचुएशन रही होगी, उसमें ये सिचुएशन रही होगी, यानी ये वायर है, ठीक है, आप एक सपोज करो ये वायर है, इस वायर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी मेटल है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये वायर जो है वो न्यूट्रल स्टेट में पड़ा है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं है, अभी हम इसमें इसको प्लग से नहीं कनेक्ट कर रखा है और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं, लेकिन जब ये जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी से क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे सपोज ये हमारे पास में वायर है या फिर मेटल का कोई भी टुकड़ा है, इस मेटल के टुकड़े में ये इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे क्या है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगी ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, जब तक कि इसमें क्या नहीं करी गई हो, जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं किया हो। जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या फिर किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इसको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ये एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो एक डायरेक्शनल हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी हर एक डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी को, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखेंगे, कंडक्टेंस को देखेंगे, तो हर डायरेक्शन में कंडक्टेंस क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे ये मान लो ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड मेटल का होता तो इसमें हर एक डायरेक्शन में जो है वो जो करंट है वो अलग अलग आता, राइट। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसा कि इसमें करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं होता है तो हर इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, तब हमें करंट नहीं आता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमारे पास में है, कोई वायर है हमारे पास में या फिर कोई मेटल है, उसको जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक तो उसमें हमें करंट नहीं आता है, ठीक है। जैसे ये सिल्वर की रिंग है, सिल्वर की रिंग में अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसमें अभी करंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से कनेक्ट नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, बट हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। जैसे मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ, इससे वायर से कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच ऑन कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट जनरेट होगा। और अब जब मैं इसको हाथ लगाऊंगा या फिर मैं इसको पहनूंगा तो मेरे को भी क्या आएगा, करंट आएगा। अभी मेरे को नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपको एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, प्लास्टिक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, कांच हो गया। अगर हम बात करें डामर की, जो रोड बनाने के काम आता है, तो जो डामर होता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा एक रेंज के अंदर क्या होता है, मेल्ट होता है, ठीक है। इंस्टेंटली सारा का सारा मेल्ट नहीं होता, एक रेंज के अंदर मेल्ट होता है और उसको सेमी मेल्ट हम रखते हैं, फिर उससे हम क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, राइट। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो एमॉर्फस कैटेगरी के अंदर आता है, एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और हमें किसी को नहीं पढ़ना। एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा आपको ध्यान में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। हम ये देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हम देखेंगे कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। पहली चीज़ हम ये देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या, ठीक है। इनका अरेंजमेंट हम किस तरीके से, इनकी जो ज्योमेट्री आती है फिक्स, वो किस तरीके की पैटर्न की ज्योमेट्री आती है, कितने टाइप की ज्योमेट्री जो है वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देख सकते हैं। और हमारे पास में हमारे सिलेबस में जो 12th का सिलेबस है उसमें कितने टाइप की जो ज्योमेट्री है वो इम्पोर्टेंट है और वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। सिलेबस में कितने टाइप की ज्योमेट्री है, ऑलमोस्ट हमारे पास में 7 टाइप की ज्योमेट्रीज होती है, ठीक है। 7 टाइप की ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास में 2 टाइप की जो ज्योमेट्री है वो हमें पढ़नी होती है, वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूबिक, देन द सेकंड इज हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये दोनों जो ज्योमेट्री है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में ये देखने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो लेटेस्ट होती है, आप लोगों ने अगर थोड़ा भी पढ़ा है
12th क्लास के अंदर। तो उसमें लैटिस होता है, लैटिस पॉइंट्स होता है, यूनिट सेल्स होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होती है, कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती है, वो सब चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा जो कंप्लीट लेक्चर था, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था सॉलिड्स का और क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड्स का, ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।